हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सामान्य अध्ययन का जो हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का, वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पीछे अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी एक बार जाकर देख लें। उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 या फिर 11 इम्पोर्टेंट MCQ को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उस सब का एक्सप्लेनेशन को भी आप ध्यान से समझेंगे और नोट डाउन करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी जो हमने 14 क्वेश्चंस को लिया है, ठीक है, ये 40 क्वेश्चंस जो है पूरे सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक्स का आप कह लीजिए, जैसे इतिहास हो, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन या फिर एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से किया गया है। ठीक है, तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी और आपको अच्छे से नोट डाउन करते चलना है और समझते चलना है। ठीक है, चलिए हम आगे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप खुद भी एक बार ट्राई करें कि टोटल जो 14 क्वेश्चंस है उसमें से आपका कितने क्वेश्चन जो है आपका सही हो रहा है और आपकी तैयारी कैसी है, आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है कि अल-बिरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी किसके दरबारी थे। ये जो है प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि अल-बिरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी जो है किसके दरबारी थे। मोहम्मद बिन तुगलक, महमूद गजनी, कृष्णदेवराय या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, किसके दरबारी थे ये सारे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी के दरबारी थे अल-बिरूनी, फिरदौसी, उतबी और फरूखी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, याद रखिएगा कि जो महमूद गजनी है ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो महमूद गजनी था। ये महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया था। और उसका जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में था। ठीक है, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, और उसका जो अंतिम आक्रमण था 17वां, वो था 1027 ईस्वी में, जो कि जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में MBT याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT जो है, ये याद रखिएगा कि इसका अन्य नाम उलुग खां भी था। उलुग खां, जूना खां, ये सब का सब इसी का नाम था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। और जब ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तब 1328 में, ठीक है, 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक मतलब MBT जो है गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये MBT के समय याद रखिएगा कुछ चीज़ें, कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसके समय में अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। ठीक है, मोरक्को का था। कौन आया था? इब्न बतूता। ठीक है, बाद में जो MBT था मोहम्मद बिन तुगलक, इस इब्न बतूता को दिल्ली का काजी घोषित करता है और बाद में भविष्य में उसको चीन में राजदूत बनाकर उसको भेज देता है। ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आपको। अब जैसे कि कृष्णदेवराय के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य इससे संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का एक शासन मतलब एक था तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश के एक महान शासक थे। ठीक है, कौन? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की इसके समय अगर देखेंगे, कृष्णदेवराय के समय तो 2 महत्वपूर्ण जो यात्री थे, विदेशी यात्री वो आए थे। याद रखिएगा, एक का नाम डोमिंग पायस, ठीक है, डोमिंग पायस, जो कि 1515 में आया था, और दूसरे का नाम था बारबोजा। ठीक है, बारबोजा। ये भी 1515-16 के आसपास ही विजयनगर साम्राज्य का यात्रा करते हैं ये दोनों। और ये दोनों के दोनों जो है पुर्तगाल के हैं। ठीक, कहाँ के हैं? दोनों के दोनों जो है पुर्तगाली यात्री हैं। कृष्णदेवराय ने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, एक का नाम है अमुक्त माल्याद। अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद की जो रचना है वो तेलुगु में उन्होंने किया था। और एक और याद बस रखिएगा, जामवंती कल्याणम। ठीक है, जामवती कल्याणम, इसका रचना उन्होंने संस्कृत में किया था। तो ये सारे फैक्ट्स को भी आप याद करते चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे ऑप्शंस आपको लाता हूं ताकि उन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन करके अपना रिवीजन जो है कंटिन्यू कर सकें। और कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आप जानते ही कि दिल्ली में गुलाम वंश के जो संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था।
ठीक है। और 1206 में इसने स्थापना किया था, ठीक है, याद रखिएगा कब, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना किया था। और ये भी आपको पता होगा कि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुब मीनार का इन्होंने नींव डाला था, जो कि बाद में इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण करवाया था। तो ये सब कुछ बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न का आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनी। दूसरा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में क्रांति के केंद्र और नेतृत्वकर्ता में असुमेलित विकल्प की पहचान करें, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको क्रांतिकारी मतलब जो बोल लीजिए कि स्थान का नाम दिया है, और राइट साइड में दिया हुआ है कि वो नेतृत्वकर्ता वहाँ के कौन थे, और इसमें हमको असुमेलित विकल्प का चयन करना है, ठीक है, असुमेलित वाले का। तो देखते हैं कि कौन सा जो है इसमें असुमेलित है। तो जगदीशपुर बिहार के अंदर है, और यहाँ पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है बाबू कुंवर सिंह ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, और इस यहाँ पर जो नेतृत्व करने वाले थे वो खान बहादुर खां किए थे, तो ये भी सही है। तीसरा जो है लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, ये वाला भी सही है। परंतु जो चौथा है वो वाला ही हमारा असुमेलित है कि फैज़ाबाद में अजीमुल्ला खां नहीं किया था। फैज़ाबाद के अंदर जो नेतृत्व किया था उनका नाम था मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला, इन्होंने फैज़ाबाद के अंदर नेतृत्व किया था। परंतु जो अजीमुल्ला थे इन्होंने फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर में इन्होंने किया था, फतेहपुर के अंदर इन्होंने नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। तो डी हमारा सही आंसर है। अच्छा, जो जगदीशपुर में नेतृत्व इन्होंने किया था, लेकिन वहाँ पर जो ब्रिटिश जो नेता मतलब ब्रिटिश की तरफ से सेनापति जो कौन थे जो नेतृत्व किया था, ब्रिटिश नायक कौन था जो इन विद्रोह को दबाने का कार्य किया था, तो जगदीशपुर में विलियम टेलर और विंसेंट आयर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, ये जो दोनों थे कहाँ, जगदीशपुर के अंदर। वहीं बरेली के अंदर देखा जाए तो जो हडसन ने किया था, किसने, हडसन ने। लखनऊ के अंदर हेनरी लॉरेंस जो कि मारा गया था, और कैंपबेल, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लॉरेंस और कैंपबेल, जिसमें ये लॉरेंस जो है वो मारा गया था इस क्रांति के समय ही, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली में आपको पता है दिल्ली में नेतृत्व करने वाले कौन थे, बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो थे वो उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है। दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो है सैन्य नेतृत्व करने का काम किया था, किन्होंने, बख्त खां ने। और यहाँ पर जो ब्रिटिश नायक थे वो थे निकलसन और हडसन, ठीक है, कौन कौन, निकलसन और एक था हडसन। तो निकलसन तो क्या होता है, मारा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो विलियम टेलर था, ठीक है, सॉरी हेनरी लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस है वो मारा जाता है, और यहाँ पे निकलसन मारा जाता है। तो ये एग्जाम में यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। कानपुर अगर देखेंगे तो कानपुर में नेतृत्वकर्ता जो थे वो नाना साहब और तात्या टोपे थे, दो लोग थे यहाँ पे, नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है। और जो ब्रिटिश नायक थे यहाँ पे वो थे कैंपबेल, ब्रिटिश नायक। झांसी के अंदर तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, ये तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि बचपन से पढ़ते हैं। झांसी का में नेतृत्व किया था किसने, रानी लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ पर जो ब्रिटिश नायक था वो कैप्टन ह्यूरोज था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा आज का कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सचिंद्र सान्याल, जो कि 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे, ठीक है। यहाँ पे समझना है क्योंकि भगत सिंह ने भी एक ऐसे ही संस्था की स्थापना किया था जिसका नाम था क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा ये क्या है,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जिसका स्थापना किसने किया था? सचिन सान्याल ने। लेकिन इसी में थोड़ा सा सोशलिस्ट वर्ड अगर जोड़ देंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब इसका स्थापना जो भगत सिंह ने किया था 1928 में। ठीक है, उसके जस्ट 4 साल बाद 1928 में किया था। जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बारे में तो जानते ही हैं कि इन्होंने सबसे पहले स्थापना किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? 1939 में। 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद जब 1939 में वो क्या करते हैं? अध्यक्षता से त्याग करते हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये कौन? सुभाष चंद्र बोस, 1939 के अंदर। और फिर आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना इन्होंने किया। आज़ाद हिंद सरकार। दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए क्या, कि एक आज़ाद हिंद फौज मिलेगा। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। तो जब आज़ाद हिंद फौज बोलेगा तो इसका स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रास बिहारी बोस ने किया था। परंतु आज़ाद हिंद सरकार जब बोलेगा तो याद रखिएगा इन्होंने किसने किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये किया गया था 1943 में। ठीक है, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी का एक याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, दो चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मुझे कई बार मिला था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक है आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा, इसका स्थापना 1815 में। और दूसरा जो था वेदांत कॉलेज। ठीक है, वेदांत कॉलेज, इसका स्थापना 1825 में। इन दोनों का स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा और वेदांत सभा का स्थापना किया जाता है। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है एक ही जगह। चौथा प्रश्न जो है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये 3 प्रश्न जो थे शुरू के वो इतिहास से थे। चौथा प्रश्न जो हमारा आ गया वो है किससे? भूगोल से संबंधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पूछा है। लेफ्ट में ग्रहों का नाम दिया गया और राइट में उनका रंग दिया है कि वो किस रंग के होते हैं। यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों ऐसा रंग का दिखाई क्यों देते हैं। ठीक है, तो मंगल जो है लाल रंग का दिखता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है बृहस्पति। बृहस्पति जो है चमकीला नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ही हमारा एक्चुअली असुमेलित है। चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र को हम वीनस भी कहते हैं। ये चमकीला क्यों होता है? क्योंकि ये गर्म है। सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछेगा तो कौन है? वो शुक्र ही है। इसी कारण वो चमकीला दिखाई देता है। मंगल जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल जो है लाल रंग का दिखाई देता है। बृहस्पति जो है ये दिखाई देता है पीले रंग का। ठीक है, बृहस्पति पीले रंग का दिखाई देता है। और किसके कारण? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। अरुण, ठीक है, अरुण को हम यूरेनस भी कहते हैं, याद रखिएगा, यूरेनस। और बृहस्पति को जुपिटर, मंगल को मार्स कहते हैं। तो अरुण जो है ये यूरेनस जो है हरे रंग का होता है। ठीक है, इसका हरा रंग क्यों होता है? तो ये मीथेन जो उपस्थिति है, मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है। तो अरुण यूरेनस पर मीथेन भी देखने को मिलेगा। और जो वरुण है इसको हम नेपच्यून कहते हैं। ठीक है, नेपच्यून, और इसका रंग हल्का नीला होता है। और इस ग्रह के ऊपर भी मीथेन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण वहाँ का जो वातावरण है हल्का नीला रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी तो जानते हैं कि पृथ्वी नीले रंग का ग्रह है, जल के कारण होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पाँचवां प्रश्न देखते हैं कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय से तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लें। ठीक है, कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु सतलज, सतलज और काली, काली और तीस्ता, तीस्ता और दिहांग किसके बीच में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज और काली नदियों के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है।
ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, मैं बताता हूँ। जैसे आपको पता है कि हिमालय का प्रसार जो है उत्तर भारत से जम्मू कश्मीर में पंजाब साइड से लेके आप इधर अरुणाचल प्रदेश तक चले जाइए, तो ऐसा इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये हिमालय है, इसको थोड़ा मैं पहाड़ी टाइप का बना देता हूँ। और नदियाँ बहती हैं, तो इधर से जो यहाँ पे सतलज, ठीक है, सिंधु, पहले ऊपर में सिंधु नदी, ये सिंधु है, और यहाँ पे ये सतलज, ठीक है, ये सिंधु और ये सतलुज। सिंधु और सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय होता है। ठीक है, तो इस सिंधु और सतलज जो ये पहला वाला है, इसके बीच में क्या है, पंजाब हिमालय। तो ये वाला हो गया हमारा पंजाब हिमालय हो गया। इसके बाद ये सतलज हो गया, तो सतलज और काली नदी, ठीक है, सतलज और काली नदी, ये काली नदी है, यहाँ से बहती है। तो सतलज और काली नदी के बीच की जो पार्ट है हिमालय का, उसको हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ठीक है, कुमायूं हिमालय, और यही वाला इसका हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद काली और तीस्ता नदी, यहाँ पे तीस्ता नदी है। ठीक है, काली और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा है, तो वो पड़ता है हमारे लिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और अंत में इधर से तीस्ता, और लास्ट में यहाँ पे आएंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो होता है दिहांग नदी। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय स्थित है। ठीक है, असम हिमालय, तो यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट जो हो जाएगा असम हिमालय कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हिमालय से संबंधित कुछ और फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हिमालय में बहुत सारे पासेस हैं या फिर बहुत सारा दर्रा है। इसका भी क्वेश्चन मैं एक्चुअली अलग से बना के लाऊंगा, परंतु यहाँ पे कुछ याद रखिएगा। एक बुर्जिल दर्रे का नाम याद रखिएगा, बुर्जिल दर्रा, ये श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर से गिलगित, ठीक है, गिलगित को जोड़ने का काम कौन करता है, बुर्जिल दर्रा। और एक बस और याद रखिए, हालांकि है तो यहाँ पे बहुत, परंतु मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं यहीं पे करा दिया। तो बनिहाल दर्रा है जो जम्मू से, ठीक है, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। आपने जवाहर सुरंग सुना होगा, तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, याद रखिएगा। तो ये था पांचवें प्रश्न का एक्सप्लेनेशन। छठवां प्रश्न जो है आज का, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो ये इकोनॉमिक्स से यहाँ पर आ गया। ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य या फिर केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत के अंदर अपनाया गया है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थव्यवस्था होता है जिसके कुछ लक्षण, इसमें बोल लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य, ये दोनों को मिला जुला के इसका भी कुछ पार्ट, कुछ लक्षण होता है और इसका भी कुछ लक्षण इसके अंदर देखने को मिलता है, इसलिए इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर सरकारी और जो निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, मतलब सरकारी क्षेत्र भी होते हैं और साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं या जो निजी क्षेत्र होते हैं, इन दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों एक साथ, कोई एक ही नहीं, केवल सरकार या फिर कोई निजी कंपनी नहीं होते, दोनों एक साथ चलाते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो हमारा इंडिया के अंदर इसी टाइप का मिलेगा, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया या फिर मलेशिया हो गया, इन सब के बीच में अगर देखेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये, इसके अंदर क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब के सब जो है बाजार द्वारा, ठीक है, या फिर पूंजीपतियों के द्वारा तय किया जाता है, इसलिए हम इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका उद्गम ऐसा माना जाता है कि एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ की एक बुक है, एडम स्मिथ, ठीक है, याद रखिएगा एडम स्मिथ, इसका एक बुक है, क्या नाम है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ पुस्तक, नेशन जो पुस्तक है, वहीं से इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम या फिर इस शब्द को उद्गमित माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो राज्य या फिर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होता है, इसमें पूरा जो नियंत्रण होता है, कह लीजिए कि सरकार द्वारा होता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक्चुअली जो राज्य या फिर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था था, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब लोकप्रिय होने लगा तो उसके विरोध में ही राज्य या फिर केंद्रीय अर्थव्यवस्था को लाया गया था। इसमें क्या उत्पादन करना है, उसकी कितनी आपूर्ति या फिर कीमत, ये सब का फैसला कौन करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है, सरकार इस पर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको हम राज्य या फिर
केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था में अगर देखेंगे तो दो तरह की शैली देखने को मिलेगा, एक समाजवादी और दूसरा साम्यवादी। तो ये दोनों भी केंद्रीयकृत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, याद रखिएगा, केंद्रीयकृत के अंतर्गत ही दो, एक हो जाएगा समाजवादी और एक हो जाएगा साम्यवादी। ठीक है, समाजवादी देखेंगे तो आपको जो यूएसएसआर था या फिर सोवियत रूस कह लीजिए, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा ये वाला चीज़ अपनाया गया था। और साम्यवादी के अंदर देखेंगे तो 1985 से पहले चीन के अंदर भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही देखने को मिलता है। और इस तरह का जो राज्य या फिर केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है, इसका सबसे पहली बार अगर जो सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो कार्ल मार्क्स का, ये दार्शनिक जो थे उनसे इस सिद्धांत को अपनाया गया था। याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने इसकी सबसे पहली व्याख्या की थी। तो ये था 6वां प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको।